Find the solution. Now we will apply Vogel approximation method, that is A, B, C, D, X, Y, Z. Requirement supply 19, 30, 50, 10, 70, 30, 40, 60, 40, 8, 70, 20, 7, 9, 18, 5, 7, 14. आ गया है लोकेशन. Now find the location. Penalty. This और 8 बार 21, 22, 8, 10. बताओ. ये सही है ना. यहाँ तुम लोग का जीवित यही है.
वाले पे डी पे जो 10 है वहाँ पे 2 होगा यहाँ उसमें उसी के नीचे डी से है वहाँ पे 20 वाले पे 10 होगा और उसके बाद सी वाले पे लास्ट में वाई कॉलम में सर सी के वाई कॉलम में हाँ सी के वाई कॉलम में ना। हाँ सर जो 40 है ना वहाँ पे 7 होगा और 60 वाले पे 2 यही ना। ठीक है, देखो हाँ यही होगा। मैं भी कर रहा था तो पेनाल्टी सबसे मैक्सिमम यहाँ आ रहा था। अभी ये लीव कर देंगे, अगला जो पेनाल्टी आएगा वो यहाँ आ जाएगा। इसको लीव करने के बाद ये 19, ये 10, 9 ही रह जाएगा। और यहाँ पेनाल्टी जो है 40-20 एग्जिस्ट करने लगेगा। दूसरा पेनल्टी जो होगा ये 9 हो जाएगा, ये 20 एग्जिस्ट करने लगेगा। और यहाँ जो पेनल्टी होगा वो 20 एग्जिस्ट करने लगेगा। यही ना? हाँ समझ हो रहा है? तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं, यहाँ तक समझ में आ गई। अब इसके जस्ट बात हम करते हैं। नाउ द नंबर ऑफ एलोकेशन इज इक्वल टू कितना है एलोकेशन? 1 2 3 4 5 एंड m plus n minus 1 is equal to m is number of row। 1 2 3 4 5 6 अच्छा 6 आ रहा है, 6 1 2 3 4 रो है, 3 रो है, 4 कॉलम है। तो 3 + 4 - 1 6 that is allocation is equal to m plus n minus 1 show and अब देखिए क्या है। यहाँ से अगर हम चलें, यहाँ गए, यहाँ आए, यहाँ गए, लेकिन ये छूट जा रहा है बीच में, लूप नहीं बनेगा ना। तो एंड ऑल आर क्या इंडिपेंडेंट, सभी क्या है इंडिपेंडेंट है। ये जरूर लिखना है ना, जितनी चीज़ें बेसिक सी हैं वो जरूर लिखना है कि वो बैलेंस है बगल। आपका हुआ बेटा? नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ये समझ में नहीं आया? बताया तो था कि पहले पेनाल्टी निकालते हैं। पेनाल्टी निकाल लिया होगा हमने। पहला पेनाल्टी देखो निकाला है, क्या किया है? पहले पेनाल्टी को निकालने के लिए ये 10 है मिनिमम, और उसके बाद का जो मिनिमम है वो 19 है। इन दोनों को माइनस करो तो 9 आएगा। ऐसे ही यहाँ 10 आएगा, इससे 12 आएगा, और यहाँ 21 22 10 आएगा। सबसे ज़्यादा अब इसमें देखते हैं रो और कॉलम में मैक्सिमम पेनाल्टी कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर रो की बात करें तो यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, कॉलम की बात करें तो यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये रो को लेके करेंगे तब भी 8 मिनिमम होगा कास्ट, और कॉलम को लेके करेंगे तब भी 8 मिनिमम कास्ट होगा। तो यहाँ मैक्सिमम एलोकेशन जो भी हो सकता है वो करेंगे। क्यों? अब भी मार्केट की जो डिमांड है वो 8 है, और इस सोर्स का, इस प्लांट का जो सप्लाई है वो 18 का है। तो मिनिमम जो है इस जो मैक्सिमम यहाँ एलोकेशन होगा कितने का होगा? 8 होगा। जो मिनिमम ऑफ सोर्स प्लस इनटू और डिमांड में जो मिनिमम होता है वो एलोकेशन होता है। हमने 8 कर दिया। अब इसका रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया, इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा अगला, है ना।
भाई ये इसका जब इसकी रिक्वायरमेंट जब कंप्लीट हो जाएगी तो जो प्लांट है वो इस मार्केट के पास सामान नहीं भेजेगा, क्योंकि उसका डिमांड फुलफिल हो चुका है। अब इसको छोड़ते हुए रिमेनिंग के लिए दूसरी पेनल्टी फाइंड आउट करेंगे। दूसरी पेनल्टी फाइंड आउट करने के लिए ये 19 है, ये 50 है और ये 10 है, तो 10 और 50, 19 में 10 और 19 दोनों मिनिमम है, फिर नो पेनल्टी हो जाएगा। एज इट इज़ 40, 60 एंड 70 में 40 और 60 दोनों मिनिमम है, डिफरेंस 20 हो जाएगा। एज इट इज़ 20, 70, 40 में 20 और 40 मिनिमम है, इसलिए 20। फिर यहाँ एज इट इज़ 21 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा। अब इन दोनों में तीनों में देखा जाए तो हम अगर इसकी बात करें, ध्यान से सुनिए, अगर इसकी बात करें ठीक, तो इसमें जो मिनिमम है वो ये है, क्योंकि इन दोनों में मैक्सिमम ये पेनल्टी अगर लिखा जाए तो पेनल्टी यही होगा, P2 भी यही होगा, है ना, P2 भी यही 21 होगा। यहाँ इसको लिया नहीं जाएगा, डैश हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इस P2 और इस P2 में जो मैक्सिमम है वो 21 है। समझ में आ रहा है? इस कॉलम में अब हम मिनिमम कास्ट ढूंढेंगे, कहाँ है, सर्च करेंगे। जो मिनिमम कास्ट है वो 19 है। 19 मीन्स ए मार्केट की जो डिमांड है वो 5 की है, लेकिन यक्स प्लांट की जो सप्लाई हो 7 की है, तो 5 और 7 में जो मिनिमम होगा यहाँ एलोकेट कर देंगे। समझ में आ गया? ये एलोकेट हो गया। अब इसकी डिमांड फुलफिल हो चुकी है, मतलब ये और ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। समझ में आया? फिर तीसरी पेनाल्टी निकालेंगे, P3 निकालेंगे। P3 क्या होगा, अब इन दोनों में देखेंगे तो ये 40 होगा, ये कितना होगा, 20 होगा, और ये कितना होगा, 50 होगा, यही ना। इन दोनों की पेनाल्टी 50 होगी, लेकिन ये 10-10 ही होगा। समझ में आ रहा है? अब इस 50 को अगर लेके चलेंगे तो इन दोनों में जो मिनिमम है वो ये है। समझ में आ रहा है? लेकिन मिनिमम ये होने के बाद इसके पास जो इस क्या लिखा हुआ है, इस प्लांट की जो सप्लाई है वो सिर्फ 10 बची हुई है, और इसकी डिमांड जो है 14 की है, तो 10 यहाँ एलोकेट हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन बचे, ये 0 हो जाएगा। फिर ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, फिर ये दोनों बचे। समझ में आ रहा है? इन दोनों में फिर पेनाल्टी निकालेंगे तो 20 ही आएगा, और यहाँ 40 का आएगा। समझ में आ रहा है? P4 निकालेंगे तो ये आएगा, इसका 20 आएगा, 20, 40। हाँ, यहाँ कहाँ आएगा, ये तो 0 हो गया, ये तो हाँ वो ब्लैंक जाएगा ना बाबू। कहाँ 20-50 कहाँ आएगा? अरे मेरे भाई, ये 50 था जब इसमें एलोकेशन 10 हमने कर दिया, 8 पहले हुआ था, 18, ये कंप्लीट हो गया ना, फुलफिल हो गया ना, तो ये तो ब्लैंक हो जाएगा ना फिर आगे। समझिए भाई, वैम मेथड पढ़ समझ में आ जाएगा तो समझ लीजिए आप सब कुछ कर ले जाएंगे, है ना। अब अगली पेनाल्टी जो निकालेंगे वो इनके बीच है, 40 होगा, और इनके बीच का 20 होगा। इनके बीच अगर देखा जाए तो 10 होगा, और इनके बीच 50 होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो अगला पेनल्टी जो P1, P2, P4 जो हो जाएगा वो 50 और 10 का हो जाएगा। अब अगर इसको मानते हैं तो मिनिमम ये है, इन दोनों में मिनिमम ये है ना, तो यहाँ जो मिनिमम है ऑलरेडी 5 हो चुका था, तो 2 ही बचा था, है ना, तो 2 यहाँ एलोकेट कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब रही बात यहाँ इसकी, तो जो मिनिमम इसमें है वो 40 है, लेकिन 7 डिमांड है, तो 7 यहाँ और 2 यहाँ, फुलफिल हो जाएगा। बिल्कुल सही किया है, एलोकेशन आपने बहुत सही किया है। समझ में आ रहा है? हो जाएगा वैम मेथड, इस पर खूब प्रैक्टिस करिए। इसको करने के बाद हम ये ज़रूर लिखेंगे कि एलोकेशन और ये कैसा है। अगर ये दोनों इक्वल है और इंडिपेंडेंट है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? नहीं,
नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन होगा। कैसा होगा? नॉन डीजनरेट फिजिबल, दैट इज द सोल्यूशन इज नॉन डीजनरेट, GNERAT, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ये नोट कर लिया, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, मिटा दें ना। आगे ऑप्टिमलिटी टेस्ट किया जाए। अब क्या करेंगे? शो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट Z इक्वल टू, इसको निकालते हैं क्या? 19 इंटू 5, 19 गुणे 5 प्लस 10 गुणे 2, 2 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 40 प्लस 16 इंटू 20 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 20 गुणे 10, 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ? आंसर बताइए। हाँ, 779 रुपीज़, 779 रुपीज़। यहाँ तक लिख लेंगे एज इट इज, है ना। अब ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना शुरू करिए, देखिए क्या होता है। अब इसको मिटा देंगे, लिखेंगे ऑप्टिमलिटी टेस्ट। नाउ लिखिए, नाउ we will find the solution is optimal or not. The solution is optimal or not. To find the optimal solution, पहला स्टेप क्या है? बताओ जी, बताओ पहला स्टेप क्या है? हैं? कहाँ का है लोकेशन उसको? नहीं, वो तो लिखते हैं, पहले बता दो। हाँ बताओ, तुम बताओ क्या है? नहीं, गलत। बताओ। नहीं, पहला स्टेप मैं पूछ रहा हूँ, फोर्थ स्टेप। व्हाट इज द फोर्थ स्टेप? ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने का पहला स्टेप क्या है? ये आपको लिखना होगा ना, इसलिए आप जाने करना क्या है आपको। टेबल तो ये बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन करेंगे क्या पता है? बताइए। बताओ। हाँ, नहीं, हाँ, यू किसके लिए? नहीं, यही गड़बड़ बता रहे हो ना। पहला स्टेप क्या है? टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, फर्स्ट फाइंड UI एंड VJ फॉर ऑक्युपाइड सेल। जो फिलअप सेल है उसके लिए UI और VJ निकालेंगे। समझ में आया? ये याद रखिए, क्योंकि आपको लिखना होगा, उसी हिसाब से करना होगा। और आप एक क्वेश्चन समझ लीजिए खत्म और कंप्लीट हो रहा है, और इसका मतलब हम या तो हम समझा नहीं पा रहे या तो पढ़ नहीं रहे, आप घर पे पढ़ नहीं रहे हैं। हाँ, पढ़िए, भूलिए नहीं। प्रैक्टिस, जैसे आज मान लीजिए इसकी क्लास है तो कम से कम देख के तो आइए पीछे क्या पढ़ाया गया था। ये एज ए स्टूडेंट आपकी जिम्मेदारी है कि आज जिसका भी क्लास है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो आप क्लास में जाने से पहले पिछला जो पढ़ाया गया उसको आप जानें
और आगे क्या पढ़ाया जाना, कम से कम कंटेंट तो जाना। आप माना कि समझ नहीं पाएंगे, लेकिन कंटेंट तो जाना क्या पढ़ाया गया है। अब आज हमारे हिसाब से ख़त्म था, हम सोचे थे असाइनमेंट पढ़ाएंगे, लेकिन ये भूलने वाली चीज़ ही नहीं है। जैसे ये भूलेगा कब, कब नहीं भूलेगा। हम बता दें कब कब आप लोग एनालिसिस करिएगा। जैसे दिन में जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी पढ़िए दिन में, यहाँ पढ़िए, कॉलेज में पढ़िए, यूनिवर्सिटी में पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, शाम को जब बिस्तर पे जाइए तो आप ये ज़रूर सोचिए कि आज कोचिंग में हमने क्या पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था। आधा घंटा अपने दिन भर के काम का एनालिसिस कर लीजिए, आपको वो कभी नहीं भूलेगा। आज से प्रैक्टिस करके देख लीजिए, है ना। जैसे कोई चीज़ आप पढ़े हैं, पढ़ के खड़े हुए ब्रश कर रहे हैं तो भी सोच रहे यार हम पहले स्टेप उसमें क्या किए थे, वो चीज़ कभी नहीं भूलेगा। समझ में आया। एनालिसिस ज़रूर करिए। जैसे जो दुकानदार होता है, जो सेलर होता है, वो दिन भर के एनालिसिस करता है, शाम को कितना बिका, कितना माल आया था, कितना बिका। आप एज ए स्टूडेंट आपकी ये ड्यूटी है कि एटलीस्ट ये ज़रूर जाने कि सुबह से और शाम तक जो कुछ भी हमने पढ़ा उसमें क्या क्या पाया। तो अगर आप बताइए ख़त्म होने वाला होगा, आपको स्टेप पर नहीं पता करना क्या है। पहला स्टेप ध्यान से सुनिए, फाइंड UI एंड VJ फॉर ऑक्यूपाइड सेल, कंफर्म। चूज either UI और VJ एज वन ऑफ देम इज 0, किसके लिए, फॉर मैक्सिमम एलोकेशन। जहाँ भी मैक्सिमम एलोकेशन है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, दैट इज इसको फिर गुणक बनाएंगे, X Y Z। मिटा दिया, गलत किया, क्वेश्चन में ही कर देना चाहिए था, A B C and D। काम थोड़ा करें लेकिन काम के एनालिसिस बहुत जरूरी है। ये रिक्वायरमेंट था, ये सप्लाई था, आज मैं मैडम को बता दूंगा ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, हो सकता है संडे को टेस्ट हुआ ना। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, मैडम चेक कर रही होगी, चेक करके बताएगी, आप लोग मांगी हैं। मैं हमारी इतनी व्यस्तता है, हमें पढ़ा रहा हूँ हम आज ड्यूटी में है, इस टाइम ड्यूटी में है, इस टाइम मैं ड्यूटी कर रहा हूँ भारत सरकार की, मैं यहाँ हूँ। मैं फिर सोचा कि रोज़ छोड़ना ठीक नहीं है, नुकसान आप लोगों का होगा। अभी मेरे से पास फ़ोन आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमको। आप इसमें नोट्स में पूछा क्या जाएगा, नहीं क्वेश्चन नहीं, डेफिनेशन भी आएगा। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैलेंस एंड अनबैलेंस प्रॉब्लम, कर ले जाएंगे। एक एग्जांपल ऐसे मैट्रिक्स बना दिए और उसमें सप्लाई और डिमांड को क्या करिए, इक्वल कर दीजिए, क्या हो जाएगा, बैलेंस। एग्जांपल दे लेंगे ना, कोई भी एग्जांपल। ऐसे मार्केट लिखिए, यहाँ मार्केट, यहाँ लिखिए फैक्ट्री, यहाँ डिमांड या क्या डेस्टिनेशन लिख लीजिए, और 2-3 इधर लिख लीजिए, 4 इधर लिख लीजिए। और किसी कास्ट पर, ये जरूरी नहीं कि कास्ट कोई जरूरी है, मैंडेटरी है, 2 रुपया 4 रुपया 6 रुपया अपने हिसाब से डाल दीजिए, है ना। उसके बाद यहाँ उसकी सप्लाई लिख दीजिए और इसी की डिमांड लिख दीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए। कह दीजिए सिंस इन द अबव प्रॉब्लम द टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई, दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम इज सेड टू बी द बैलेंस प्रॉब्लम। एग्जाम्पल के साथ समझाइए ना, एग्जाम्पल के साथ समझाइए। ये बैलेंस और अनबैलेंस, फिजिबल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन पूछ सकता है, नॉन डिजेनरेट सोल्यूशन पूछ सकता है ना। तो नॉन डिजेनरेट के लिए बताइए कि अगर ये कंडीशन होल्ड करता है तो वो नॉन डिजेनरेट है, लेकिन उसके साथ ही नॉन डिजेनरेट के 2 कंडीशंस हैं। क्या, एलोकेशन इज इक्वल टू m+n-1 होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, बस। तो ये 2-3 डेफिनेशन पूछे जा सकते, और कुछ नहीं पूछा जाएगा, बाकी से प्रॉब्लम पूछे जाएंगे, है ना। क्योंकि एक क्वेश्चन इससे आएगा पूरा।
मुझे नहीं लग रहा बचेगा इसमें कुछ, अगर आप पढ़ोगे। यही मेथड ऑप्टिमलिटी टेस्ट थोड़ा कठिन है, इसको जान लीजिए, है ना। रिवाइज घर पे करिए खूब। अब आपको करना क्या है, ये 19 आपने लिखा, ये 30 लिखा, ये 50 लिखा, यहाँ 10 लिखा, ये 7 लिखा, सप्लाई 70, 30, 40, 60, 48, 70, 20. It's okay. Now here 5, 8, 7, 14, 7, 9, 18. अब आप जहाँ जहाँ एलोकेशन है वो एलोकेशन लिख देंगे। 5, 2, आप एलोकेशन करने के बाद इसको चेक रीचेक भी कर लेंगे, 5, 2, 7 होगा, है ना। ये 7, 4, 7, 2, 9, 7 to 9 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा 8, यहाँ क्या हो जाएगा 10, 10, 8, 18। इधर से भी कर लेते हैं, 8, 5, 7 और 10, 2, 12, 2, 14, है ना। इसका मतलब फुलफिल है पूरी तरह से। अब क्या करते हैं, मैक्सिमम एलोकेशन ढूंढते हैं। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो किसी भी रो या कॉलम को आप क्या करेंगे के लिए ui को 0 मान लेंगे। अब लिखा ना टू फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन, फाइंड यू, लिखिए फाइंड ui एंड vj फॉर ऑक्युपाइड सेल। Now choose second row for this u2 equal to 0, है ना। for this u2 equal to 0, ये u1, ये u2, ये u3, ध्यान से देखें, ये 0 हो गया। now corresponding to this v1, v2, v3 and v4, ये सब लिखेंगे ऐसे ही। अब आप देखें u2 आपने निकाल दिया। u2 की वैल्यू निकालने के लिए आप ये एलोकेशन कौन सा है, ये एलोकेशन होगा 2, 1, 2, 2, 2, 3, है ना। सो लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं आप। इस चीज को अपनी बुक में देखिएगा, लिखा है ऐसे, फॉर ऑक्युपाइड सेल क्या C23 1, 2, 3 2, 3 C23 इक्वल टू U2 प्लस V3। कोई कंफ्यूजन? आपको प्रत्येक दशा में ये निकाल के दिखाना है। ये क्या हो जाएगा 40, देखिए 40 है कि नहीं। C23 इज कास्ट है ना, कितना है 40, आपने इसको क्या मान लिया 0, ये क्या हो गया V3, तो V3 किसके बराबर हुआ 40। ऐसे ही सभी के लिए आप निकालेंगे। अब यहाँ क्या है 60, तो ये कितना हो जाएगा 60, लेकिन आप यहाँ निकाल के दिखाएंगे C24 इक्वल टू U2 प्लस V4 मीन्स 60 इज इक्वल टू V4, सो V4 इक्वल टू 60। आप प्रत्येक एलोकेशन के करस्पॉन्डेंस आप ये दिखाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब ये 60 हो गया, अब क्या लिखेंगे, इसकी मदद से आप ये निकालेंगे और ये निकालेंगे, दोनों निकालेंगे। अब ये कौन सा है, ये कौन सा है U14,
U14 इज इक्वल टू U1 प्लस V4। U14 क्या है 10, V1 कितना है निकालना है U1, और V4 कितना है 60, है ना। U1 इक्वल टू 10 माइनस 8 माइनस 50 ना, बोलो बोलो भैया, माइनस 50 होगा ना, ये कितना हो जाएगा माइनस 50। कोई डाउट, सब ठीक है। अगला क्या होगा, इसके लिए आपने वो निकाल दिया, अब उसकी मदद से इसके लिए आइए, V1 निकल जाएगा। ये क्या, सॉरी ये C होगा, C11 इक्वल टू U1 प्लस V1। C11 कितना है 19, U1 कितना है माइनस 50, V1 तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 10 60 59 69, ये 69 हो जाएगा। समझ गए। अब आप देखें इसकी मदद से, यहाँ देखें ये कौन सा एलोकेशन होगा 3 1 3 2 3 3 3 4, है ना। सो C34 इक्वल टू U3 प्लस V4। C34 इज 20 20, U3 V4 is 60, so U3 इक्वल टू माइनस 40, U3 इक्वल टू माइनस 40। देखो U1 U2 U3 निकल गया, V1 V3 V4 V2 निकालना है। अब इसकी मदद से यहाँ एलोकेशन है, ये कौन सा 3 2 होगा, अब अगला क्या होगा C32 इक्वल टू U3 प्लस V2। C32 मतलब 8, V3 माइनस 40, V2 निकालना है, V2 इक्वल टू 48। समझ में आया, ये पूरा का पूरा लिख लिया आपने, ये आपने पूरा का पूरा निकाल लिया। इसके बाद क्या लिखेंगे, ये लिखने के बाद क्या लिखेंगे, दूसरा स्टेप क्या होगा कोई बताए। हाँ, फाइंड UI प्लस VJ फॉर अनऑक्युपाइड सेल, मतलब जो वैल्यू आपने निकाला है ये इनको ऐड करके आप अनऑक्युपाइड की जगह पे लिखेंगे। कोई कंफ्यूजन, ठीक। तो इस एलोकेशन, इसको लिखने के बाद अगला स्टेप लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, है ना। ये सब कैलकुलेशन करके आप दिखाएंगे, ठीक। या 1 2 करके दिखाएंगे तो सिमिलरली भी लिख सकते हैं, लेकिन उस केस में चांसेस गलत होने के ज़्यादा हैं, है ना। अगर आप इस तरह से करेंगे तो चांस कम है। घर जाके ये प्रैक्टिस करिए खूब अच्छी तरह से, क्योंकि क्वेश्चन आपने मल्टीपल जरूर पूछा जाएगा। अब आपको क्या कहा गया है, फॉर ऑक्युपाइड सेल, दूसरा स्टेप है फॉर अनऑक्युपाइड सेल फाइंड UI प्लस VJ, दैट इज इसके लिए कितना होगा, देखिए 48 ये है और 50 वो है, दोनों का प्लस कितना होगा -2 आ गया क्या कहीं, -2 कंफर्म। अब देखें आप, ये अनऑक्युपाइड सेल है, 40 और 50 कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -10। अब क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, ये तो सप्लाई है, ये कितना होगा 69, ये कितना होगा 48, ये कितना होगा 69 और -40 29, ये कितना होगा 0 ना। अब हो गया, मुझे लग रहा हो गया। तीसरा स्टेप क्या है,
तीसरा स्टेप क्या है? फाइंड del ij फॉर अनऑक्युपाइड सेल। where del ij is equal to Cij माइनस ui प्लस vj। नहीं समझ में आया? ये तीसरा स्टेप है ऑप्टिमलिटी का। पहला स्टेप ऑक्युपाइड सेल के लिए आप क्या निकालोगे? ui vj। दूसरा स्टेप क्या है? अनऑक्युपाइड सेल के लिए आप दोनों का सम निकालेंगे। तीसरा स्टेप क्या है? अनऑक्युपाइड के लिए डेल आई जे निकालेंगे, जो कि फॉर्मूला ये है। अब 30 ये है और इसकी वैल्यू -2 आगे कितना हो जाएगा? ये 32, कंफर्म ना? और 50 ये है, ये माइनस आगे -10 आगे कितना आ जाएगा? 60। कोई दिक्कत? ये देखिए 30 यहाँ है और 48 यहाँ आ गया, ये कितना हो जाएगा? -18। समझ में आ रहा है? 30 -48 18 होगा ना, -18। यहाँ कितना हो जाएगा? 11। हाँ, यहाँ कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? अनऑक्युपाइड सेल के लिए आप देखें, ये वैल्यू बच रहा है। अनऑक्युपाइड सेल के लिए आपने डेल आई जे निकाल लिया है ना? क्या लिखेंगे? हियर del 2 less than or equal to 0, that is solution is not optimal। अभी तक तो सब सही चल रहा था, अब गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? नॉट ऑप्टिमल हो गया। सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कह रहा है कि एलोकेशन ये नेगेटिव, ये जो है डेल आई जे निगेटिव आ गया। इसका मतलब जहाँ निगेटिव आएगा वहाँ डिफिशियंसी है, इसका मतलब यहाँ एलोकेशन होना चाहिए, है ना? एलोकेशन करने के लिए क्या करते बताया था हमने? प्लस एक्स लूप बनाएंगे, प्लस एक्स यहाँ जाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए साहब, यहीं आके फंस जाता, क्योंकि एक समझा के 1 घंटे में नहीं लगाया जा सकता क्लास में। आप कर के आए जरूर लग जाएगा। हाँ, कहाँ हो गया यार? अभी तो यार नॉट ऑप्टिमल हो गया ना। फिर ये प्रोसीजर को दोहराएंगे, करिए, है ना? घर पे जाके करिए। पहला स्टेप लिख लिया था, उसके बाद ये लिखेंगे, फिर दूसरा स्टेप लिखने के बाद फिर ये लिखेंगे या इसी में दूसरे स्टेप को लिख देंगे, तीसरा स्टेप ये लिखेंगे। यहाँ तक लिख लीजिए, ये फिगर बना लीजिए। फिर दोबारा बेहतर होगा कि आप 2 पेन की पेन का यूज करें, है ना? एलोकेशन के लिए ब्लैक, नॉन एलोकेटेड के लिए ब्लू। जैसे ही 2 पेन यूज करेंगे आपके लिए बहुत आसान सा दिखने लगेगा, है ना? नहीं तो फिर एक ही जैसा दिख रहा है सब। देखिए, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा कि क्या लिखे हैं, मैंने ही किया है, उसको नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है मैंने। यहाँ तक लिख लिए, ये पूरा बना लिया। अब क्या करेंगे? देखिए, यहाँ प्लस, यहाँ लिखेंगे सिंस दैट इज सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल।
टू फाइंड ऑप्टिमल सोल्यूशन we allocate to cell 2 1 2 comma 1 लिखेंगे 2 comma 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स यहाँ ऐड कर दीजिए। ये प्लस एक्स ऐड कर दिया हमने। इस प्लस एक्स जब ऐड होगा, अगर ये प्लस एक्स ऐड होगा तो जो डिमांड है उसको प्लस एक्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं। इससे लूप कंप्लीट कर सकते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यहाँ यहीं आएंगे क्योंकि ऊपर लूप ऊपर नहीं है लोकेशन। यहाँ आएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ जाएंगे। मीन्स इस तरह से जाएंगे आप। समझ में आ रहा है? तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स में माइनस एक्स। इस कॉलम को बैलेंस कर दिया, लेकिन इस रो में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ और फिर प्लस एक्स हो जाएगा। ये कॉलम भी बैलेंस हो गया, ये फिर ये रो बैलेंस हो गया, फिर ये कॉलम भी डिस्टर्ब होगा, फिर माइनस एक्स यहाँ करेंगे। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन नहीं। सो अब क्या करेंगे, जहाँ माइनस एग्जिस्ट कर रहा है, माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, यहाँ 2 एलोकेशन है और यहाँ 8 एलोकेशन है। इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो x की वैल्यू होगी, है ना। सो मिनिमम इन द लूप, मिनिमम क्या है, 2 2 and 8 मिनिमम ऑफ दिस इज 2, दैट इज x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? सो मॉडिफाइड जो होगा वो ये होगा, a b c d x। भाई मोदी इतना आसान नहीं है। देखो ये मोदी इतना आसान नहीं है। ये सोचो हर जगह उतना ही डिफिकल्ट है जितना कि आपको दिख रहा है। 10 70 30। भाई ये क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर में ही आएगा ना, लेकिन ऐसा क्वेश्चन दिया मिलेगा ना आपको कि इतना नहीं चलाएगा। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको फिर से करने के बाद दोबारा करना, हाँ करना पड़ेगा। वो इसको इटरेशन बोलते हैं। पहला जो कि ये एमएससी में भी ऑपरेशन से हम लोग पढ़ा करते थे, एमएससी में भी था। तो ऐसा भी हो सकता है कि फाइनल ईयर में जाके एक पेपर, दूसरा ऑप्शनल पेपर ऑपरेशन रिसर्च के नाम से हो। यहाँ तो एलपीपी और गेम थ्योरी लिखा हुआ ना, ऑपरेशन रिसर्च के नाम से एक पेपर था हम लोगों में पूरा कंप्लीट। एमएससी में भी पढ़ा है हमने, बीएससी में भी पढ़ा है। ठीक है, एक जैसे थर्ड ईयर में ऑप्शनल पेपर होता है ना, बीएससी थर्ड ईयर में जाओगे तो, एमएससी में भी जाओगे तो ऑप्शनल पेपर पढ़ने पड़ते हैं। वहाँ ऑपरेशन रिसर्च में भी ऑप्शनल हो। तो लाइक दिस टाइम हो गया है 30 50 10 70 30 40 और यहाँ क्या हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 40। हाँ बता, जहाँ नेगेटिव एलोकेशन होगा यहीं से घटेगा वो। तो इन दोनों में यहाँ 8 और 2, यहाँ 2 एलोकेशन है, यहाँ 8 है। इन दोनों को जो मिनिमम होगा वही x होगा। समझ में आया? जहाँ नेगेटिव है वही माइनस होगा, वहीं से माइनस होगा, है ना। 8 70। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये है 20। अब यहाँ आपको एज इट इज यहाँ 5 लिख लेना है, और कहाँ लोकेशन है, यहाँ 2 लिख लेना है, 7 हो गया। यहाँ कितना होगा, 2 एलोकेशन होगा, है ना, 2 एलोकेशन प्लस हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 6 एलोकेशन होगा, क्योंकि यहाँ माइनस हो गया। 8 से क्या होगा, 2 माइनस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ 20 पे जाएंगे। गलत, यहाँ गलत हो गया क्या, ये गलत हो गया क्या, ये अच्छा ये 2 हो जाएगा, सॉरी
ये 6, यहाँ जाएंगे 20 पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यही ना 20, और यहाँ जाएंगे 60 वाले पे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? अब क्या हो जाएगा, यहाँ बड़े यार क्या बोल रहे हो तुम लोग, ये 7 होगा, ये 5 2 वहाँ हो गया, यहाँ क्या हो गया x हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ -x 0 हो जाएगा, और यहाँ 8 को 6 हो गया, और यहाँ 7 है ही, यहाँ 10 का 8 हो गया। ठीक है, तभी क्या हो गया 1 2 3 4, अभी कुछ छूट रहा है क्या 30 पे किस एलोकेशन, यहाँ 30 यहाँ नहीं था तो इसी को तो प्लस कर रहे हैं हम, यहाँ एलोकेशन कर रहे हैं ना, वही तो हो रहा है, वही तो समस्या हो रही है इसमें। अब यहाँ सर एक और एलोकेशन ये 6 है ना जो 30 के नीचे, हाँ ये ना, हाँ ये भी है, 8 को 6 कर दिया हमने। अभी कहाँ था 1 2 3 4 5 6 था, 6 अभी है ना, 6 अभी है। अब क्या हो जाएगा, ये बैलेंस है 7 7 2 9 और 8 6 14, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, अच्छा सॉरी यहाँ 12 होगा, यही गड़बड़ हो रहा था, यहाँ ऐड होगा। समझ में आ गया? देखो अब 12 और 2 14 मिल जा रहा है, 7 ऑलरेडी मिल जा रहा है, ये 8 हो जा रहा है, 6 2 8 और ये 5 हो जा रहा है ना, मतलब बैलेंस रहेगा हमेशा। अब फिर क्या करेंगे, फिर वही यू आई और भी जे निकालेंगे, इसके लिए यू आई भी जे, फिर इसको 0 कर देंगे, फिर ऑक्यूपाइड सेल कर लेंगे, यहीं आके छूट जाता है हर बार, और आप करके नहीं आते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ के बाद आप करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे और मैं उसका रिस्पांस बताऊंगा, है ना, सभी लोग बाई नेम। कन्फर्म ना, कोई दिक्कत? ये कॉपी कर लीजिए।